नमस्ते साथियों, झुनझुनू पाठशाला में आपका स्वागत है। चलिए, फोर्थ ग्रेड के लिए जो हम कक्षाएं चला रहे हैं हिंदी की, तो बाकी कक्षाएं आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। कई कक्षाएं में ऐसा है कि बहुत सरल क्वेश्चन है ना। कई बार क्या होता है, सरल क्वेश्चन भी जल्दबाजी में गलती कर देते हैं हम, तो इसलिए प्रैक्टिस के लिए आपको सरल क्वेश्चन भी करना जरूरी है। और बहुत हार्ड भी है, कुछ लेवल मतलब मीडियम है, कई हार्ड है, कई एकदम ही नॉर्मल है। और एकदम जो आपका मॉडल पेपर रहेगा, जो पेपर आएगा आपको फोर्थ ग्रेड का हिंदी का 20 क्वेश्चन, वैसी क्लासें डाल रखिए। बाकी 80 क्लास 70 मतलब 70-80 क्वेश्चन वाली क्लास भी डाल के रखिए, टॉपिक वाली भी डाल के रखिए, तो आप देख सकते हो। चलिए, हमारे पास जो पहला क्वेश्चन है आज का, वो है शुद्ध वर्तनी है। तो आपको बताना इसमें शुद्ध वर्तनी कौन सी है। अधीन, आधीन, अधीन या फिर आधीन, कौन सा होगा। तो जो शब्द है ये बना है अधि उपसर्ग से और इन शब्द। आपको एक चीज याद रखना है कि जो अधि है, तो इसमें हम कैसे पता करें कि इसमें छोटी की मात्रा है या बड़ी की। अगर हमको कंफ्यूजन हुआ तो क्या करें, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो उपसर्ग होते हैं, उपसर्ग, अधि क्या उपसर्ग है, तो उपसर्ग आपको हमेशा छोटी ही वाला मिलेगा। और जैसे कि दूर ना, तो छोटा ऊ वाला मिलेगा। उपसर्ग में आपको बड़ी और बड़ा ऊ नहीं मिलेगा। ठीक है, तो जहां भी उपसर्ग रहेंगे उसमें आपको बिंदास होकर छोटी की मात्रा और छोटा ऊ की मात्रा लगाना है। इसमें आपका डाउट बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अब देखिए, अधि और इन, तो यहाँ का ई और ये वाला ई दोनों मिलकर क्या करेंगे, दीर्घ ई बनाएंगे, मतलब दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी। तो इसमें कौन सी संधि है, तो दीर्घ स्वर संधि है। और जब बड़ी बना तो क्या हो जाएगा, और तो जैसे का वैसा रहेगा, ये हो जाएगा अधीन। हम लोग अधिकतर पढ़ते हैं आधीन शब्द देखा है, और आधीन बहुत जगह आपको लिखा भी मिलेगा, लेकिन आधीन नहीं होता है। आधीन वर्तनी कैसी है, अशुद्ध वर्तनी। कौन सा होगा, जो होगा अधीन। थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे। ठीक है, सभी टॉपिक के एक एक प्रश्न मैंने लेके रखे हैं, है ना। उद्धार का संधि विच्छेद है, जो उद्धार शब्द है इसका संधि विच्छेद बताइए क्या होगा। देखिए, वैसे तो मूल उपसर्ग क्या होता है, ऊद होता है, तो ये ऊद के साथ होना चाहिए, लेकिन ऊद ऑप्शन में नहीं है, तब हम किसको सही मानेंगे, ऊद को मानेंगे। ठीक है, हिंदी में अधिकतर जो व्याकरण है वो ऊद को ही मानती है। ठीक है, तो ऊद को मानेंगे, तो ऊद के साथ में मानना है। तो पता है कि ऊद होता है तो हलंत वाला, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये ऑप्शन पहले ही गलत हो गए। और उद्धार, हार होगा, क्योंकि जैसे इसकी संधि होंगी तो ये ह किसमें बदलेगा, ध में बदल जाएगा, और त बदल जाएगा द में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा। हो जाएगी थर्ड ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए, कहावत जो शब्द है इसमें प्रत्यय बताइए कौन सा है। क्या हावत प्रत्यय है, अगर हावत निकाल देंगे तो का बच जाएगा, तो कोई मीनिंग नहीं निकलेगा। ठीक है, हावत होता भी नहीं है। वत होगा क्या, कहा और वत होगा क्या, तो वत नहीं होता है प्रत्यय। ठीक है, आवत होता है, और कह तो सामने का शब्द है, तो उपसर्ग या फिर शब्द के रूप में आएगा, है ना। ये शब्द है, ये क्या है, कह और आवत प्रत्यय लगा है, और इस ये बन गया हमारे पास में कहावत। तो कहावत में कौन सा प्रत्यय है, तो आवत प्रत्यय है। हो जाएगा हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। किस शब्द में हिंदी उपसर्ग नहीं है। अब प्रश्नों को एक बार पढ़ना है, किस शब्द में हिंदी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, ऐसे में कई बार क्या होता है, नहीं पे ध्यान नहीं जा पाता, इसलिए प्रश्न को एक बार दोबारा से पीछे से पढ़ना है, दो चार शब्द कि क्या पूछा है के पहले क्या है। तो है के पहले नहीं है, तो हमारा ध्यान नहीं पे चला गया। ठीक है, इसलिए क्या ध्यान रखना है कि प्रश्न को एक बार ऐसे पढ़ो, फिर तीन चार शब्द उल्टे पढ़ो, तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि क्या पूछा है, सही पूछा है, गलत पूछा है। ठीक है, यह है अनजान, इसमें अन उपसर्ग है और जान शब्द है। जान मतलब जानना, तो अन जो है वो हिंदी उपसर्ग है। बिन चखा, ये भी कौन सा उपसर्ग है, हिंदी उपसर्ग है। और बिन जाना में भी बिन कौन सा उपसर्ग है, तो हिंदी उपसर्ग है।
लापता, यह है ला और पता। जो ला उपसर्ग है ये विदेशी उपसर्ग हो जाएगा, उर्दू भाषा का, अरबी का हो जाएगा, ये हिंदी उपसर्ग नहीं है। ठीक है, हो जाएगा हमारे पास में चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, चलिए गूंगे का गुण लोकोक्ति का अर्थ बताइए। देखिए लोकोक्ति मुहावरे है आपके टॉपिक में, तो इसमें जो सिलेबस में है तो लोकोक्ति का भी प्रश्न आ सकता है, मुहावरे का भी आ सकता है, या फिर दोनों के भी आ सकते हैं। इसलिए मैंने लोकोक्ति और मुहावरे दोनों के प्रश्न इसमें रखे। तो गुण गूंगे का गुण क्या होगा? अवर्णीय दुख। तो गुण किसके लिए आता है? खुशी के लिए आता है ना, सुख के लिए आता है। तो दुख वाला ऑप्शन बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि मीठी चीज हम कभी प्रयोग करते हैं, अधिकतर मीठी चीज कहाँ पे, कुछ अच्छा हुआ तो कुछ मीठा खिलाओ, है ना। तो इसलिए गुड़ क्या है? मीठा है, तो वो क्या हो जाएगा? अच्छे सुख के लिए आएगा। ठीक है, अवर्णीय सुख, तो गुड़ से आपको पता हो जाएगा कि सुख के लिए आएगा, और अवर्णीय मतलब गूंगा है, तो गूंगे का जो गुड़ है उसका जो सुख है वो बयां कर सकता है क्या, बोल सकता है क्या? नहीं बोल सकता। ठीक है, तो अवर्णीय सुख मतलब गूंगे का गुड़, ये हो जाएगा सेकंड ऑप्शन सही। निंदनीय कार्य नहीं होगा, कोई नहीं। ठीक है, तो ये हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। जो मुश्किल से प्राप्त हो, वाक्य के लिए जो सार्थक शब्द होगा क्या होगा? जो मुश्किल से प्राप्त हो उसके लिए क्या शब्द होना चाहिए? अलभ्य मतलब क्या हो जाएगा? जिससे प्राप्त नहीं किया जा सकता। ठीक है, जिसे प्राप्त नहीं कर सकते उसके लिए अलभ्य हो जाएगा। और सुलभ क्या हो जाएगा? जो आसानी से मिल जाए उसको क्या कहेंगे? सुलभ कहेंगे। और दुर्लभ क्या हो जाएगा? दूर उपसर्ग लग गया तो उसका विलोम बन गया, इसी का सुलभ का दुर्लभ विलोम हो गया। तो जो मुश्किल से प्राप्त हो उसे क्या कहेंगे? हम दुर्लभ कहेंगे। अलंघ्य किसे कहेंगे? तो जिसे लांघा न जा सके। ठीक है, अगर लघ्य होगा तो लांघा जा सके, और अलघ्य तो जिसे लांघा न जा सके उसके लिए शब्द हो जाएगा अलंघ। चलिए अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना, मुहावरे का अर्थ। अभी हमने लोकोक्ति का देखा था, अब ये मुहावरा है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना। अब देखिए अभी जो मैंने आपको दिया था उसमें गूंगे का गुड़ दिया है, तो ये ऑप्शन में दे देंगे और प्रश्न पूछ लेंगे कि बताइए कि इसमें से मुहावरा कौन सा नहीं है ना। तो आपको गूंगे का गुड़, तो ये आपको अब पढ़ा है तो आपको याद रहेगा, तो ये क्या हो जाएगा? लोकोक्ति। इस प्रकार से भी प्रश्न बन सकते हैं। इसलिए जो दिया हुआ होता है मुहावरा या लोकोक्ति, तो उसको आपको याद भी रखना है कि मुहावरा कौन सा है, लोकोक्ति कौन सा है। तो अधिकतर तो ये होता है जिसमें कि बाद में ना आ जाए, क्रिया आ जाती है, तो वो मुहावरा होता है अधिकतर। जैसे गूंगे का गुड़, इसमें क्रिया नहीं है, इसमें गुड़ पगना। पगना क्या हो गई? एक क्रिया हो गई। ना दिख गया आपको मतलब ये क्या? मुहावरा है। इसमें ना नहीं है तो ये क्या हो जाएगा? हमारे पास लोकोक्ति हो जाएगी। इस तरीके से भी आप पहचान सकते हैं। अंदर ही अंदर मतलब अंदर ही अंदर कढ़ाई में कुछ न कुछ पकड़ा है, मतलब कि खिचड़ी बन रही है अंदर ही अंदर, तो क्या हो जाएगा? ज्ञान होना तो नहीं होगा, गुप्त मंत्रणा हो जाएगी, है ना। कुछ न कुछ साजिश की जा रही है या फिर कुछ योजना बनाई जा रही है, वो हो जाएगा हमारे पास में सेकंड ऑप्शन सही। अपने में सीमित होना भी नहीं होगा, काम ना आना ये भी नहीं होगा। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पगना का अर्थ क्या हो जाएगा कि अच्छी तरह से क्या करना चाहिए, जो योजना करते हैं अंदर ही अंदर, है ना, प्लानिंग जो करते हैं उसको कहे। अपव्यय का विलोम है। अपव्यय का विलोम क्या होगा? देखिए ये बना है अप और व्यय से। व्यय मतलब खर्च होता है, अप मतलब जो अधिक खर्च करे, फालतू खर्च करे। मितव्यय हो जाएगा इसका विलोम। मित का अर्थ होता है कम,
है ना। अल्पवय का भी अर्थ वही होता है, लेकिन अब यहाँ दोनों ऑप्शन में देख के रखा है तो अप का जोड़ा अधिकतर इसके साथ होता है मित के साथ, तो जो युग्म बनेगा वो मित के साथ बनेगा। तो यहाँ पे जो हम मानेंगे वो मानेंगे सेकंड ऑप्शन सही है। अगर मितव्यय ऑप्शन में नहीं होता तब हम अल्पवय मान लेते हैं, और दोनों का सेम ही अर्थ निकलता है, कम खर्च करने वाला। अव्यय नहीं होगा ना ही व्यय होगा, ये हो जाएगा हमारे पास सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वाजी का पर्यायवाची नहीं है, नहीं पूछा है ना। एक बार अगर आप रिटर्न पढ़ोगे प्रश्न को है नहीं, तो नहीं पे ध्यान चला जाएगा, नहीं तो आप सोचेंगे कि वाजी मतलब घोड़ा होता है और घूटक भी घोड़ा होता है, लगा दोगे पहला तो गलत कर दोगे, इसलिए प्रश्न को ध्यान से पढ़ना है। अब देखिए वाजी का अर्थ होता है घोड़ा। अब घोड़े के पर्यायवाची कौन कौन से है, घोटक भी है, अश्व भी है भी है, तुरंग तरंग नहीं है ना। ये सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। तरंग किसका होता है, तरंग होता है लहर का। अगर ये होता तुरंग, अगर तुरंग होता तो ये हो जाता घोड़े का पर्यायवाची। ठीक है, अगर तरंग है तो लहर का, तुरंग होता तो घोड़े का पर्यायवाची हो जाता, इसलिए यहाँ पे सेकंड ऑप्शन सही। ये हमारे पास वाजी का पर्यायवाची नहीं होगा। कुर्दन शब्द का तद्भव है, कुर्दन का तद्भव बताइए क्या। कुर्दन ये तत्सम शब्द है, संस्कृत का शब्द है, और ये क्या हो जाएगा, जहां भी रहा होता है उसका लोप हो जाता है, और ये बन जाएगा हमारे पास में पुदना। पुदना तद्भव शब्द है। तो कूड़ा नहीं होगा, कुची नहीं होगा, पुदना हो जाएगा तीसरा ऑप्शन सही, कीड़ा भी नहीं होगा। अगला प्रश्न देखिएगा, सिफारिश शब्द है, सिफारिश शब्द किस भाषा का है ये बताना आपको, हिंदी का है, फारसी का है, अरबी का है या फिर तुर्की का है। तो जो सिफारिश शब्द है वो किस भाषा का है, वो है फारसी भाषा का है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। वह खा रहा था, वह खा रहा था में काल कौन सा होगा। अब क्या बोल रहा है यहाँ पे, था आया तो इससे पता हो जाएगा कि भूतकाल है, और रहा था मतलब एक क्रिया कैसी चल रही थी, चल रही थी, समाप्त नहीं हुई थी, अधूरी थी। तो जो अधूरी होती है वो अपूर्ण होता है, तो पूर्ण भूतकाल नहीं होगा, ना ही संदिग्ध होगा, ना ही सामान्य होगा, क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा। तो चौथा ऑप्शन सही, क्योंकि वह खा रहा था तो कार्य चल रहा था। ठीक है, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद बताइए, कर्म के आधार पर क्रिया के भेद कितने होंगे। कर्म पूछा है तो कोई भी वाक्य है तो मान लो कि इसमें कर्म है, और ये वाक्य है तो इसमें कर्म नहीं है, और ऐसी कोई कंडीशन बन सकती है क्या, नहीं बनेगी, या तो कर्म होगा या फिर कर्म नहीं होगा, दो कंडीशन बन सकती है। तो जिसमें कर्म है उसको हम क्या कहेंगे, सकर्मक, मतलब कर्म के साथ। जिसमें कर्म नहीं है उसको क्या कहेंगे, अकर्मक, मतलब कर्म के बिना। तो ये दो भेद होते हैं क्रिया के कर्म के आधार पे, है ना। जो क्रिया के भेद होते हैं कर्म के आधार पे कौन से होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक, दो भेद होते हैं। तो 6 नहीं होगा, 2 हो जाएगा, तो ये सही हो जाएगा, 3 भी नहीं होंगे, 4 भी नहीं होंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, बाकी जो क्लास है उसमें मैंने क्रिया के सकर्मक, अकर्मक, द्विकर्मक, प्रेरणार्थक, नाम धातु क्रिया इसके मैंने करवाए। अगर आपको ज्यादा, अगर आपके पास समय नहीं बचा है तो आप क्या करिए, जो एक एक घंटे वाली क्लास है, 4-5 क्लासें हैं, उसको देख लीजिए, तो उसमें आपका लगभग सारी वीडियो कवर हो जाएगी। चलिए, विशेषण शब्द नहीं है, सबसे से बताना विशेषण कौन सा नहीं। विशेषण के बाद अगर संज्ञा लग जा रही है तो समझ जाओ कि वो विशेषण है, अगर संज्ञा नहीं लग पा रही तो समझ जाओ कि पहले से संज्ञा है, इसलिए उसके पीछे संज्ञा नहीं लग रही। जैसे अकुत संपदा, ये संपदा की क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा है, मतलब ये विशेषण है। अचार, अचार क्या है, खाने वाला अचार है, स्वयं ही क्या है, संज्ञा है, इसके पीछे कोई संज्ञा नहीं लगेगी, ये हो जाएगा हमारे पास में संज्ञा हो जाएगी, ये क्या है, संज्ञा है ना, विशेषण नहीं है। अकर्ण लड़का,
जिसका कान ना हो, अर्थात इसका अर्थ होता है जो बहरा हो। ठीक है, तो ये भी क्या है, विशेषता बता रहा था, ये भी विशेषण है। अचंड लड़का, चंड मतलब होता है तेज तर्रार। ठीक है, और अ लग गया तो क्या बन गया, उसका विलोम बन गया, जो तेज ना हो एकदम शांत हो, इसका अर्थ होता है शांत। तो शांत लड़के को कह सकते हैं अचंट लड़का। तो ये भी क्या कर रहा है, विशेषता बता रहा। ये तीनों क्या है, विशेषण है, और जो आचार है वो संज्ञा शब्द है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। किस किस से झगड़ा करते फिरोगे में किस किस जो पद है वो क्या है। ये जो पद दे के रखा है ये क्या है, क्या संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, या फिर प्रविशेषण। तो प्रविशेषण जो विशेषण की विशेषता बताता है विशेषण ही नहीं है, तो प्रविशेषण कहाँ से होगा। क्या विशेषण है, क्या कहीं विशेषता बताते हुए दिख रहा है क्या, नहीं। किस किस से मतलब कि भाई तुम रमेश से, है ना, मोहन से झगड़ा करते फिरोगे, मतलब उनके जगह पे क्या किया, हमने सर्वनाम रख दिया। जब संज्ञा के स्थान पे किसी शब्द का हम प्रयोग करते हैं तो वो सर्वनाम होता है। ये सर्वनाम है, और किस प्रकार का सर्वनाम है, तो संज्ञा तो नहीं है। सेकंड ऑप्शन से किस किस से, तो ये क्या कर रहा है यार, प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, मतलब प्रश्न कर रहा है ना। तो किस किस से क्या हो जाएगा, कौन सा सर्वनाम का भेद हो जाएगा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। संज्ञा शब्द है, तो आपको बताना है कि संज्ञा शब्द कौन सा है। आप क्या है, सर्वनाम है, और कैसा सर्वनाम है, तो मध्यम पुरुष सर्वनाम है। चलना क्या है, क्रिया है। आकाश क्या है, संज्ञा है। लंबा क्या है, लंबा लड़का, तो लंबा क्या विशेषता बता रहा, तो क्या हो जाएगा, विशेषण है। अगर प्रश्न आपसे पूछे कि चारों में से विशेषण कौन सा है, तो लंबा। प्रश्न पूछे कि संज्ञा कौन सा है, तो आकाश। प्रश्न पूछे कि क्रिया कौन सी है, तो चलना। अब प्रश्न में पूछा कि सर्वनाम कौन सा है, तो आप। यहाँ हमसे संज्ञा पूछा तो ये जाएगा थर्ड ऑप्शन सही, आकाश जो है वो संज्ञा शब्द है। मैंने मेरे को सुधार लिया, वाक्य में अशुद्धि है। देखिए आपको या तो चार वाक्य दे देके पूछ लेंगे उसमें कौन सी अशुद्धि है, तो ऐसे क्वेश्चन मैंने पुरानी कक्षाओं में करवा दिए हैं, और ये इस टाइप के प्रश्न आ सकते हैं, इसलिए आपको सब तरीके के प्रश्न आना जरूरी है। तो मैंने मेरे को सुधार लिया, तो मेरे तेरे को नहीं चलता है हिंदी में ना, मानक हिंदी में मेरे तेरे को नहीं चलता, तो यहाँ होगा मैंने अपने को सुधार लिया है। यहाँ मेरे नहीं होगा, तो मेरा क्या है, यहाँ पे सर्वनाम है, तो इसमें अशुद्धि कौन सी है, सर्वनाम संबंधित अशुद्धि है। कारक संबंधित नहीं है, लिंग संबंधित नहीं है, वचन संबंधी नहीं है, कौन सी है, सर्वनाम संबंधी है। तो ये हमारे पास फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। आवट प्रत्यय नहीं है, बताइए आवट प्रत्यय किसमें नहीं, तब में ही हमको आवट दिख रहा है। ये बना किससे है, सज और आवट। ये किससे बना है, मेल, मतलब मिलना से, और आवट। ये बना है बन, बनाना से, और आवट। और ये बना है महा और वट। ठीक है, इसमें आवट प्रत्यय नहीं है, इसमें वट है, तो हो जाएगा हमारे पास में फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए फेस वैल्यू के लिए मानक शब्द है। अब बताइए फेस वैल्यू के लिए मानक शब्द क्या होगा, अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, या फिर मानक मूल्य। इसका जो सही है वो हो जाएगा फर्स्ट ऑप्शन सही, अंकित मूल्य होगा फेस वैल्यू। ठीक है, चलिए हमारे पास लास्ट प्रश्न है। सरकारी पत्रों में सामान्यतः किस संबोधन का प्रयोग करते हैं, मतलब अधिकतर सामान्यतः जो नॉर्मली हम प्रयोग करते हैं सरकारी पत्रों में किसका करते हैं, या श्रीमान लगाते हैं, या मान्यवर लगाते हैं, या फिर महोदय, या फिर महाशय। तो महाशय नहीं लगाते हैं, मान्यवर भी नहीं, श्रीमान भी नहीं। श्रीमान, मान्यवर है कहीं कहीं पे हम प्रयोग करते हैं, लेकिन जो सामान्यतः करते हैं सभी जगह वो होता है महोदय।
तो थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की हमारी जो मॉडल प्रश्न पत्र था हिंदी का, उसको हमने सॉल्व किया। ऐसे अगर आपको और भी क्लास अच्छी लगी हो तो पुरानी आप प्लेलिस्ट जाके देख सकते हो। बाकी किस प्रकार की क्लास चाहिए आपको कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।